वेलकम टू केजी क्लासेस। आज हम लोग इग्नू की हिस्ट्री बुक इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी को फिर से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस बुक के ब्लॉक 1 का पहला यूनिट का इंट्रोडक्शन दे दिया था। वो यूनिट ही इंट्रोडक्शन यूनिट था, तो जितना उसमें इंट्रोडक्शन देना था मैंने दे दिया। अब हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, जो बंगाल और अवध के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा। कैसे वो मुग़ल एम्पायर से अलग हुआ, कैसे वो ऑटोनॉमस स्टेट बना, फिर कैसे उसका सब्जुगेशन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके 2-3 पार्ट आएंगे आगे। तो इसमें हम पर्टिकुलरली प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखेंगे, मुग़ल का। ये पूरे चैप्टर का इंडेक्स है जो यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है। बंगाल है, बंगाल और अवध मुग़ल के अंडर किस तरह का सिचुएशन वहाँ था। बंगाल और अवध ये 2 स्टेट मुग़ल एम्पायर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट्स थे। यहाँ से ढेर सारा रेवेन्यू मुग़ल एम्पायर को आया करता था। एग्रीकल्चरल जोन था। तो मुग़ल के टाइम में ये 2 प्रोविंस का क्या सिचुएशन था। उसके बाद बंगाल जब मुग़ल एम्पायर से अलग हुआ, एक ऑटोनॉमस स्टेट बनना चाहा, और जब बना उस वक्त यहाँ की पॉलिटी क्या था, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उसके बाद फिर जब बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सब्जुगेट हो गया, तो उस वक्त बंगाल किस तरह से ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, वो देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट अवध है। अवध भी ऑटोनॉमस स्टेट बना था। तो अवध में सादत खान काफ़ी इम्पोर्टेंट चेहरा है, जिस तरह से बंगाल में मुर्शिद कुली खान। तो ये सब के बारे में आगे डिस्कस होगा। अवध 3 स्टेज में सब्जुगेट हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। तो वो पहला जैसे 1764 से 1775, 1775 टू 1797, 1797 टू 1856। तो ये सारे तीनों स्टेजेस को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आगे क्या है, चलिए देखते हैं। बंगाल एंड अवध अंडर द मुगल्स। अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो एक नज़र ये देख लेते हैं कि जैसे सेंटर था जहाँ पे मुग़ल एम्पायर बैठते थे, उसके बाद फिर वो एम्पायर प्रोविंसेस में बटा हुआ था। और ये सारे प्रोविंसेस जैसे बाद में बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब बन गया, ऑटोनॉमस स्टेट अपने आप को बना लिया। ये सारे के सारे प्रोविंसेस थे। फिर प्रोविंसेस सरकार्स में बटा हुआ था, और फिर फर्दर सरकार्स वो परगाना में बटा हुआ था। ये सब के अलग अलग हेड होते थे जो संभालते थे। प्रोविंस निज़ाम के अंदर हुआ करता था। खास करके वहाँ 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, एक निज़ाम, दूसरा दीवान। और भी ढेर सारे ऑफिसर्स थे। तो अब हम जानते हैं कौन कौन से ऑफिसर्स प्रोविंसेस में काम करते थे। प्रोविंस का पहला जो हेड ऑफिशियल्स है वो है निज़ाम। निज़ाम क्योंकि इसको सूबेदार भी कहते थे, और निज़ाम का जो वर्क होता था वो होता था सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। और दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था दीवान। दीवान का मेन वर्क रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में होता था। इसका काम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था। और दीवान के अंदर अमील आता था, अमील, और ये आमिल का काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, एक निज़ाम और दूसरा दीवान। ये प्रोविंस के 2 हेड होते थे।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है वो है बख्शी। बख्शी जैसे सेंटर में हुआ करते थे, अभी तो मैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ। जब सेंट्रल आगे आएगा तो मैं सेंट्रल भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस यूनिट में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है तो मैं सिर्फ उसे ही दिखा रहा हूँ। तो प्रोविंस में एक और पोस्ट था बख्शी। बख्शी का काम था मिलिट्री पे मास्टर। इसे मिलिट्री पे मास्टर बोलते थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल आर्मी, ये प्रोविंशियल आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन करता था और मिलिट्री के पेमेंट का देखरेख इसके हाथों होता था। और ये बख्शी को अपॉइंट करते थे कौन? एम्पेरर खुद। सॉरी, बख्शी को मीरे बख्शी अपॉइंट करते थे और मीरे बख्शी को एडवाइस एम्पेरर देते थे। डायरेक्ट एम्पेरर अपॉइंट नहीं करते थे। अपॉइंट तो मीरे बख्शी, जो ये पोस्ट मेन पोस्ट होता था सेंटर में, और मीरे बख्शी ऑन द एडवाइस ऑफ एम्पेरर, एम्पेरर जब उसे एडवाइस देते थे उस एडवाइस पे वो प्रोविंस में बख्शी पोस्ट का अपॉइंटमेंट करते थे। तो बख्शी का मेन काम हो गया आर्मी का देखरेख करना, आर्मी के पेमेंट का देखरेख करना। एक तरह से कहे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल आर्मी इसका देखरेख था। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे वो थे काजी। काजी का काम होता था जस्टिस करना। जैसे कोर्ट होता है लोअर कोर्ट, तो ये लोअर कोर्ट प्रोविंस में होता था और उस कोर्ट के ये जस्टिस होते थे। ये फिलहाल काजी जो थे वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केस को देखा करते थे। एक और है वो है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस आजकल के लैंग्वेज में अगर बोलो तो पत्रकार थे। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम किया करते थे। ये प्रोविंस में क्या चल रहा है, किसके क्या हालात है, वो सारे न्यूज़ को रिपोर्टिंग किया करते थे, जिससे कि सेंट्रल को पता चल सके क्या हो रहा है। एक पोस्ट था बितिकची, ये आमिल का देखरेख करता था। ये पोस्ट बितिकची, ये इसमें नहीं है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये बितिकची जो पोस्ट था, ये आमिल जो रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करते थे। गौर से सुनिएगा इस लेक्चर को, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बाकी इसमें तो लिखा हुआ ही है। और ये जो एक एक्स्ट्रा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये बितिकिची जो ऑफिसर थे, ये आमिल को चेक करते थे और इसे मुगल एम्पायर अपॉइंट करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे प्रोविंस में। प्रोविंस फर्दर डिवाइड था किसमें? सरकार में। तो सरकार का हेड फौजदार होता था। जैसे प्रोविंस का हेड दीवान निजाम हो गए, उसी प्रकार सरकार का हेड फौजदार होता था। अब ये सरकार क्या था? जैसे अभी देखिए सेंटर हो गया इंडिया में, जैसे सेंटर हो गया, सेंटर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स थे ये प्रोविंसेस थे उस वक्त के। तो सेंटर हो गया सेंट्रल मुगल एम्पायर जहाँ बैठते थे। प्रोविंस आजकल का, उस वक्त आजकल का स्टेट जो है उस वक्त का प्रोविंस कहलाता था। फिर प्रोविंस फर्दर डिवाइड होता था किसमें? जैसे अभी सब डिवीज़न में डिवाइड होता है। एक्चुअली वो प्रोविंस जो राज्य होता है, आजकल का जो राज्य है, उस राज्य के अंदर ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट सरकार कहलाते थे। और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिवीज़न होते थे वो सब डिवीज़न परगाना कहलाते थे। और सब डिवीज़न के अंदर जो विलेज थे वो तो विलेज थे ही। तो ये बटा हुआ था पूरा सेंटर। सबसे पहले सेंटर, सेंटर के बाद फिर प्रोविंस, प्रोविंस के बाद फिर सरकार, जो कि डिस्ट्रिक्ट, आजकल हम डिस्ट्रिक्ट कहेंगे सरकार, सरकार के बाद फिर परगाना, जिस परगाने को आजकल हम लोग सब डिवीज़न बोलेंगे, अनुमंडल, वो परगाना, और फिर परगाना फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। तो ये इस तरह से डिवाइड था प्रोविंस मुगल एम्पायर का। और इसमें ये अभी जो मैंने आपको ऑफिशियल्स के बारे में बताया उसमें से सारे के सारे प्रोविंशियल के थे, और मैंने एक फौजदार के बारे में बताया जो सरकार के हेड होते थे। सरकार क्या हुआ? जैसे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के हेड फौजदार होते थे। जैसे हम लोग सरकार
सरकार पहले डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था और वहाँ के हेड फौजदार होते थे। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड होते हैं, तो उस वक्त फौजदार हेड होते थे। और फिर डिस्ट्रिक्ट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगाना, और परगाना में ज़मींदार का मैक्सिमम कंट्रोल होता था। ये सच्चाई है कि ज़मींदार का मैक्सिमम कंट्रोल परगाना में होता था। और दीवान और निजाम, ये दो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो अवध के थे, उसमें दीवान कुछ ज़्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि दीवान का काम होता था नाजिम पे, जिसको कि हम निजाम बोलेंगे, निजाम पे कंट्रोल करना। तो ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, और मुग़ल का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बस इतना ही है आप लोगों को जानना। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस के थे। सेंट्रल के फिर जब सेंट्रल आगे चैप्टर आएगा तो मैं सेंट्रल का भी बना दूंगा। तो ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। खास करके इसमें ये दो पोस्ट जो है निजाम और दीवान, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब ऑटोनॉमस बॉडी बनता है प्रोविंसेस, तो उसमें यही दो पोस्ट जो हैं ये लीडर बनते हैं। ये दो पोस्ट सेपरेटली एम्पेरर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। क्यों? ये दो पोस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कुछ और भी ऑफिशियल्स थे जिनको एम्पेरर अपॉइंट करते थे, लेकिन ये दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। जैसे वाकिया नवेस, ओके, उसे एम्पेरर अपॉइंट किया करते थे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का काम करता था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रोविंस के ऑफिशियल्स थे। तो यही सब ऑफिशियल्स जब एम्परर कमज़ोर हो गए थे 18th सेंचुरी में, तो ये अपने आप को ऑटोनॉमस बॉडी डिक्लेयर कर दिए। जैसे आप देख लीजिए, मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के दीवान थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिए, ऑटोनॉमस बॉडी। हैदराबाद में निजाम थे, उन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमस बॉडी घोषित कर दिया। तो ये सब जैसे ही एम्परर कमज़ोर हुए तो अपने आप अपना वर्चस्व बनाने का काफ़ी कोशिश की। अब ऐसा हुआ कि सेंटर प्रोविंस से ट्रिब्यूट ले रहा था। आप इसे कंट्रोल करना नहीं कहेंगे, क्योंकि पावरफुल तो अब प्रोविंस हो गया, सेंटर कमज़ोर हो गया, पावर प्रोविंस के पास आ गया। अब जैसे बंगाल को ले लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह था वो। अवध ले लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह था वो। तो वहाँ के रूलर काफ़ी शक्तिशाली हो गए जब सेंटर कमज़ोर हो गया। तो अब सेंटर प्रोविंस से सलाह लेने लगा, तो क्यों नहीं प्रोविंस स्ट्रांग होगा। तो दीज आर द रीजन्स, यही सब कारण था कि प्रोविंस कमज़ोर हो गए, सेंटर कमज़ोर हो गए और प्रोविंस पावरफुल हो गया। और ये सब अपने आप को एक अलग से ऑटोनॉमस बॉडी बना लिया। जो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। आगे फिर मैं आपको जैसे यहाँ देख लीजिए, बंगाल के बारे में डीप से पढ़ना है। फिर यहाँ ये बंगाल के बारे में डीप से पढ़ना है। मुर्शिद कुली खान है, शुजाउद्दीन है, अलीवर्दी खान है, ये सब इम्पॉर्टेंट बॉडी थे उस वक्त, इनके बारे में जानेंगे। बंगाल का सब्जुगेशन, प्लासी का बैटल, बक्सर का बैटल, ये देखेंगे। और अवध का इम्पॉर्टेंट चेहरा था सादत खान, इसके बारे में जानेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बॉडी थे जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उस वक्त इनका क्या रोल था वो देखेंगे। सफदरजंग, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दौला, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में जल्द लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।